नमस्कार, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल पर, जहां आप शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चाहते थे उनको लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज बात करेंगे जीन पियाजे की। चुटकियों में जीन पियाजे आपके अपने हो जाएंगे, तो चलिए मेरे साथ तैयार हो जाए। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देते हैं। भले आदमी है, कहते हैं मानसिक विकास कैसे होता है, आओ बच्चों तुम्हें बताऊं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। ये कहते हैं जैसे जैसे आप बायोलॉजिकली मैच्योर होते हो, परिपक्व होते हो, यानी आपकी उम्र बढ़ती है, तो आपका मानसिक विकास भी होता है। चीजों को आप अपने आप समझने लगते हो। इनका कहना है कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे, परिपक्व होंगे, वस्तुओं के बारे में आप कंसेप्ट बनाने लगेंगे। इनका कहना है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं। बच्चे एक्टिव रहते हैं, किसी को फॉलो नहीं करते, खुद से चीजों को सीखते हैं। बड़ी अच्छी बात, इसीलिए इन्हें रचनावादी कहते हैं। इनका कहना है बच्चों की थिंकिंग बड़ों से क्वालिटी में अलग होती है। बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं गुणात्मक रूप से, और बड़े अलग तरीके से सोचते हैं क्वालिटी में। इन्होंने सामूहिक एकालाप यानी कलेक्टिव मोनोलॉग का सिद्धांत दिया, जो कि यह कहता है कि बच्चा समूह में है, कलेक्टिव है, लेकिन मोनोलॉग डायलॉग जो कर रहा है, बातचीत जो कर रहा है, वो खुद से ही कर रहा है। और ये कहते हैं बच्चा बड़ा गलत काम कर रहा है, ये खुद से बात कर रहा है, कोई यूज का नहीं, फालतू बातें कर रहा है। इन्होंने कहा अगर मैच्योरिटी है, यानी पर्यावरण के साथ साथ आपको अनुभव करने का मौका मिले, और आपकी साथ ही साथ मैच्योरिटी, आप जैविक रूप से बड़े होते जाएं, बायोलॉजिकली आप में परिवर्तन आए, तो इन दोनों के मिलने से, गौर फरमाइएगा, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का मिलना और पर्यावरण के साथ आपके अनुभव जो है, इन दोनों के मिलने से आपका विकास होता है, मानसिक विकास। बड़ी अच्छी बात। इन्होंने कहा देखो, जब भी आप सीखते हो तो पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ते जाते हो, फिर कुछ नया आता, जोड़ते जाते हो, जोड़ते जाते हो, जोड़ते जाते हो, तो ज्ञान का भंडार हो जाता है, जिसे इन्होंने नाम दिया ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। कि आपके पास तमाम ज्ञान का संगठन है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बोले कई बार ऐसा होता है कि इस ज्ञान में आप अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। जैसे आपने पुराना ज्ञान था, नया ज्ञान ये सीखा कि ये तलवारें सुलेमानी है। अब आपने 4 लोगों के सामने बोला गार्गी मैम तलवारें सुलेमानी से पढ़ाती हैं। बच्चों ने कहा अरे बाबा, हंसने लगे सारे के सारे। तो आपको लगेगा आप एनवायरनमेंट के साथ, वातावरण के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। तो आप वातावरण जो यानी अड़ोस पड़ोस के लोग इसे जो बोलते होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालोगे, यानी आप वही चीज सीखना कोशिश करोगे। तो जब आपकी प्रीवियस नॉलेज में नए ज्ञान को जोड़ने में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप समाज के अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को करेक्ट करते हो, ढालते हो। इसे ही अडॉप्टेशन बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं, किसी के अनुकूल खुद को ढालना। अनुकूलन में 3 प्रोसेस होती हैं, आत्मसातीकरण, समायोजन और साथ ही साथ तीसरी जिसे बोलते हो संतुलीकरण। इस पे भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, लेकिन अभी एक बार फिर बताती हूँ। आत्मसातीकरण यानी अंग्रेजी में असिमिलेशन। असी मिले तुसी मिले, तो फिर काय बात के गिले, यानी तुम और मैं जब मिलेंगे तो किसी भी तरीके का ये नहीं कि गार्गी मैम आप सुंदर नहीं लगती, कि मैं कहूँ बेटा तुम बेरोजगार हो, नहीं। हम गले मिलेंगे, क्यों? क्योंकि हम क्या है, एक स्टूडेंट और एक शिक्षक है। तो बस जैसे दाल में चावल मिला लिया जाता है बिना ये देखे कि चावल राशन का है या चावल बासमती है, कि दाल जो है वो दाल फ्राई है या सिंपल तड़का दाल है, जो भी है आप मिला लेते हो बिना किसी खोट के देखे हुए। ऐसे ही जब आप अपने प्रीवियस नॉलेज में नए ज्ञान को मिला लेते हो, असिमिलेट कर देते हो, आत्मसात कर देते हो, और कोई चेंज नहीं करते, तो असिमिलेशन है। जैसे बच्ची ने पतंग देख रखी, चिड़िया देख रखी थी, पतंग को भी पहली बार देखा तो कह दिया चिड़िया। ठीक है। एक बच्ची थी, उसने गोल्डन रिट्रीवर नाम का कुत्ता पाल रखा था, उससे मिलता जुलता कुत्ता दूसरी नस्ल का देखा, उसे भी गोल्डन रिट्रीवर ही नाम दे दिया। ये वाला मामला। समायोजन का मतलब होता है अकोमोडेशन। क्या मतलब होता है? तो आप कहेंगे अकोमोडेशन। जब भी शब्द आए परिवर्तन, जब भी शब्द आए क्या, परिवर्तन, जब भी शब्द आए संशोधन, तो समझ जाना अकोमोडेशन की बात है।
जब आप अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करते हो, बच्ची को किसी ने कहा नहीं ये चिड़िया नहीं है, तो बच्ची ने कहा ठीक है डोरी वाली चिड़िया है, इसमें धागा है, धागे वाली चिड़िया, तो परिवर्तन कर दिया। फिर उसे किसी ने बताया, किताब में देखा, तब उसे समझ में आया कि सही नॉलेज क्या है, इसे क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन या संतुलीकरण। जब आप सही ज्ञान, करेक्ट नॉलेज बना लेते हो कि ये चिड़िया नहीं ये पतंग है, तो आप अपने जीवन भर जो भी सूचना जैसे भी ग्रहित करते हो और दिमाग में पहुंचती है, वो क्या है, वो स्कीमा है। तो सूचनाएं आपके दिमाग में जैसे भी जा रही हैं, क्या बोलोगे आप बोलोगे ये तो अपना स्कीमा बन गया। स्कीमा क्या बन गया कि गार्गी मैम सारे के सारे जो जितने भी सिद्धांत हैं, इंपॉर्टेंट चीजें शॉर्ट वीडियो में रिवाइज एक बार जरूर कराएंगी, मैराथन चली रही है ये भी रिवाइज कराएंगी। तो ये स्कीमा बन गया, यानी ज्ञान जब आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है जैसे भी, वो स्कीमा है। ठीक साहब, सूचनाओं का पैकेट। अब इन्होंने 4 स्टेजेस बताई और मैं ऐसे याद कराऊंगी जैसे कभी किसी ने न कराई हो। पहली स्टेज का नाम संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से लेकर 2 साल। 0 से लेकर 2 साल सेंसरी मोटर स्टेज नाम से क्लियर है, बच्चा काय से सीख रहा है, सेंस ऑर्गन से। बच्चे की आंख, हाथ, नाक, कान बच्चे का दिमाग का काम कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस किधर, तो तुरंत जवाब संवेदी पेशी, सेंसरी मोटर। यहाँ पर आप जानता है बच्चा कि ऑब्जेक्ट है और उसका परमानेंट कोई प्लेस है, आप उसका खिलौना छुपा दो उसी जगह जाएगा ढूंढने के लिए। बच्चा नॉन वॉलेंट्री एक्टिविटीज, अनैच्छिक क्रियाओं से सीखता है, तो बच्चे की इच्छा भी माफी चाहूंगी, बच्चे की इच्छा भी न हो तो भी बच्चा वस्तु स्थायित्व सीखा। कैसे याद कर लीजिएगा, बच्चे की इच्छा नहीं थी यानी अनैच्छिक क्रियाओं से बच्चा सीखता है, जो बच्चे के हाथ में नहीं है क्रियाएं, जैसे आपका अंगूठा चूसना, ये सारी क्रियाएं बच्चे के हाथ में नहीं, ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। रोना, हंसना, तो अनैच्छिक क्रियाओं से बच्चा सीख रहा है, वस्तु स्थायित्व को सीख रहा है। फिर आती है भैया आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे आप बोलते हो प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से लेकर 7 साल का बच्चा। इसके लिए कोड है, मेरे साथ दोहराइएगा। जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, प्रतीक संकेत केंद्र में है, बेचारे पलट भी ना पाए आत्मा को देखकर। जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, बेचारे प्रतीक और संकेत पलट भी ना पाए क्योंकि केंद्र में है। तो जीव का मतलब जीववाद, की का कोई मतलब नहीं, आत्मा का मतलब आत्म केंद्रितता, यही शब्द आते हैं, याद कर लिए, 1 नंबर झोली में डाल दिया। लक्ष्य का मतलब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है बच्चा, प्रतीक का मतलब प्रतीकों का प्रयोग करता है, संकेत का मतलब संकेतों का प्रयोग करता है, केंद्र का मतलब केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की भावना होती है, पलट न पाए यानी चीजों को पलटावीकरण करना, रिवर्सल नहीं करना आता, इरिवर्सिबिलिटी होती है। जीव की आत्मा लक्ष्य ढूंढे, प्रतीक संकेत केंद्र में है तो पलट न पाए। तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो सबसे पहले प्रतीकों का यूज करता है, प्रतीक यानी सिंबल बनाता है। कुत्ता उसने देखा है, लेटा हुआ है घर में, कुत्ते की भौं भौं सुनाई दी, तुरंत दिमाग में इमेज बनी, प्रतीकों का इस्तेमाल। संकेतों का प्रयोग करता है, संकेतों का प्रयोग करता है, कैसे करता है भैया, अपनी हाथ में झाड़ू उठा ली और झाड़ू पे चल के दौड़ रहा है और कह रहा है ये मेरी झाड़ू क्या है, बोलता है ये मेरी झाड़ू क्या है, मेरा घोड़ा है, क्या है, मेरा घोड़ा है। तो संकेतों का प्रयोग करता है, संकेतों का प्रयोग करता है, ठीक है ना, संकेतों का प्रयोग आए, प्रतीकों का प्रयोग आए, याद रखना कि भैया इधर ही है। फिर बात आती है आपकी जीववाद क्या है, जीव की आत्मा। तो बता दूं जीववाद का मतलब एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। आत्मा का मतलब आत्म केंद्रितता, इनको कहता है ओ मम्मी मैं तो अपने घोड़े को ब्रश कराऊंगा, और भैया ब्रश कराने भी लग जाता है। आत्म केंद्रितता, ईगो सेंट्रिसिज्म, इसको लगता है पूरे संसार का सेंटर मैं हूँ, सब मेरे इर्द गिर्द है, मैं चलता हूं तो सूरज चलता है, मैं चलता हूं तो चांद भी मेरे साथ चलता है। तो जीव का मतलब जीववाद यानी हर निर्जीव वस्तु को सजीव समझना। और फिर आत्मा का मतलब आत्म केंद्रितता, उसको लगता है
जो मैं जानता हूं वही परम सत्य है। जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे। कैसा व्यवहार करता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। जाओ बेटा, मम्मी को लेकर आओ, तो पकड़ के लेके आएगा, मम्मी का हाथ पकड़ के। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। प्रतीक, संकेत, केंद्र में प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, संकेतों का प्रयोग करता है। केंद्र में का मतलब केंद्रीयकरण की भावना, सेंट्रलाइजेशन की फीलिंग। मतलब कि भैया ये किसी भी चीज के केवल एक नजरिए, एक पहलू को देखता है, एक तरफ से उस चीज को देखता है, बाकी आगे दूसरे पहलुओं को नहीं देख पाता। इसके सामने ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डालो, एक लंबा ग्लास एक चौड़ा ग्लास, तो बोलेगा लंबे में ज्यादा है क्योंकि लंबे में गर्दन तक भरने में थोड़ा सा खाली है, अरे चौड़े में प्रसारित हो गई है। ये पहलू देख नहीं पाएगा। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता, ये पहलू पर ध्यान दे पाता है, क्योंकि ये बच्चा लॉजिक नहीं लगा पाता है, लॉजिक नहीं लगा पाता है। ठीक है, जीव की आत्मा, ठीक, लक्ष्य को ढूंढे, प्रतीक संकेत केंद्र में, पलट न पाए। आप इससे पूछो, पलटावीकरण नहीं है, आप इससे पूछो स्कूल से घर, बोलेगा 1 किलोमीटर, घर से स्कूल पता नहीं, ये वाला मामला। और एक सबसे अच्छी चीज, डेफर्ड इमिटेशन करता है, अपने से बड़ों की नकल करता है जब वो उसके सामने नहीं होते। बाबा कैसे करते हैं? खुल खुल खुल। बाबा कैसे करते हैं? अरे नीलम चाय दे दे, ये करता है, डेफर्ड इमिटेशन। फिर आता है यही बच्चा 7 से लेकर 11 साल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी मूर्त चीजें, जो चीजें सामने होंगी उन पर चिंतन करेगा, और चिंतन टोटल तार्किक होगा। कैसा होगा? टोटल लॉजिकल चिंतन होगा, लेकिन उन चीजों पर जो सामने हैं। तो भैया यहाँ तार्किक चिंतन करता है, पलटावीकरण सीख चुका है, रिवर्सिबिलिटी सीख चुका है, 3+2 भी 5 है, 5 - 3 = 2 है, तो एक संख्या फाइंड आउट करो, करना जानता है, जोड़कर भी माइनस करके भी कोई दिक्कत नहीं। दूरी, भार, ऊंचाई और क्रमबद्धता की योग्यता आ गई है, सीक्वेंस में लगा पाता है। यहाँ बच्चे में संरक्षण का भाव पैदा है कि अगर किसी चीज के शेप और साइज में आप चेंज करोगे, लेकिन आपने उसमें कुछ ऐड नहीं किया, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया, ऐड या माइनस कुछ भी नहीं किया, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो भी क्वांटिटी सेम रहेगी, क्योंकि आपने उसमें कुछ जोड़ा नहीं, आपने उसमें कुछ घटाया नहीं। तो आप उसको क्या कर सकते हो? केवल शेप और साइज में बदलाव हो सकता है। हाथ में 2 लड्डू हैं, भैया लड्डू चिपका दो, ए भैया हो गया चूरा। अब भैया कोई बच्चा होगा जो प्री ऑपरेशनल में हो, तो वो कहेगा ओ बिखरा बिखरा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन है, तो कहेगा मम्मी मैं तो ये लूंगा, लड्डू नहीं लूंगा। अरे बेटा जितना लड्डू है उतना ही चूरा है, तो वो जानता नहीं है। लेकिन अब इस स्टेज में कंजर्वेशन, संरक्षण पैदा हो गया कि लड्डू को ही फोड़ के चूरा बना है, तो चूरा ले लो या लड्डू ले लो, बात एक ही है। जब तक कुछ जोड़ा या घटाया ना जाए, बस शेप और साइज में परिवर्तन हो रहा है, तब भी मात्रा सेम बनी रहेगी। और संरक्षण के लिए बच्चे में 2 चीजों की समझ होनी चाहिए। एक तो विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की, क्या कहेंगे, विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन की, चीजों को और भी विशेषताओं से, पहलुओं से, नजरियों से देखना है। और दूसरा, बच्चा तार्किक चिंतन कर सकता है और पलटावीकरण की, इसी चूरे को लड्डू के को मम्मी यूं यूं करके बांध देगी, तो पलट के फिर लड्डू बन जाएगा। तो जितना लड्डू उतना ही चूरा। तो 2 विशेषता चाहिए इस बात को समझने के लिए, एक तो पलटावीकरण और एक डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि कब पैदा होती हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पैदा होती है। सकर्मक परिणाम जान जाता है, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। रिश्ता क्या कहलाता है बता देगा। एक्स वाई से संबंधित है, वाई जेड से संबंधित है, तो बताओ एक्स और जेड आपस में क्या संबंध है। लेकिन भैया उन्हीं सकर्मक अनुमानों को बता पाएगा जो मूर्त रूप से सामने हो, कि भैया ए राम श्याम से बड़ा है, श्याम सीता से बड़ा है, तो बताओ श्याम और सीता या सीता और राम में कौन बड़ा है, तो सामने खड़े कर दो, तुरंत लगा देगा। तो मूर्त सकर्मक परिणाम कर पाता है। फिर आती है औपचारिक संक्रियात्मक 4th स्टेज, ओहो 11 से 15, सबसे सुपीरियर। तो यहां पर एक शब्द याद रखना, डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्कणा, यानी उच्च लेवल का चिंतन कर रहा है, नियम इसको बता दिए गए,
उनके ऊपर तर्क करने लगता है, अमूर्त चिंतन करता है, जो चीजें सामने नहीं है, अंतर्ज्ञान की अवस्था है, प्रतिगिप्ति की अवस्था है, सबसे सुपीरियर अवस्था है, सबसे उच्च स्था है। यहाँ प्याजे भैया की आलोचना होती है कि भैया आप कहते हो सारे क्रम सेम रहते हैं, चाहे दुनिया में कोई बच्चा कहीं भी रहता। अरे साहब, आपने कहा कि इस क्रम को बदल नहीं सकते, माना। आपने कहा कि ये सार्वभौमिक है, लेकिन भैया अगर अच्छा वातावरण मिले तो बच्चा अपनी क्षमता से ज्यादा सीख सकता है। ये कैसे भूल जाते हो आप? भाषा के विचार में ये कहते हैं विचार पहले, भाषावाद में, और ये निजवाक यानी ईगो सेंट्रिसिज्म को कहते हैं कि अर्थहीन है जो बच्चा खुद से बात कर रहा है। कल मिलेंगे वाइगोत्स्की, ब्रूनर, कोलबर्ग और गार्डनर जैसे महान वैज्ञानिकों की बढ़िया से सिद्धांतों के बढ़िया और शॉर्ट वीडियोस के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टीचिंग एग्जाम TWA, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से करिए। जय हिंद, जय भारत। मैं फिर मिलूंगी कल।